कैसे हो दोस्तों। क्या लगा था कि आज वीडियो नहीं आने वाली। वैसे अगर किसी ने ऐसा कुछ सोचा होगा तो सही सोचा था, बिकॉज कॉलेज और क्लासेस के बाद मैं कुछ ज़्यादा ही थक गया था और उसके बाद बिल्कुल भी मन नहीं था। लेकिन फिर सोचा कि काफ़ी सारे लोग मेरे वीडियो का वेट कर रहे होंगे और बार बार अगर इसी तरीके से चलता रहेगा तो कैसे चलेगा। तो इसलिए जैसे तैसे अपने आप को मोटिवेट करके मैं वीडियो बनाने के लिए बैठ गया। इन सारी बातों को साइड में रखते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना और किसी बकचोदी के। इस चैप्टर के अंदर मैं जनरली आप लोगों को थोड़ा सा शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँगा ताकि ये जो वीडियो ये ज़्यादा लंबा ना बने और साथ ही साथ जल्दी से जल्दी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर्स को कवर कर सके। जैसे कि आप लोगों ने लास्ट एपिसोड के अंदर देख लिया था कि जो लू फैंग था वो ऑलरेडी सेक्टर 20 मरोशा को अपना सोल स्लेव बना चुका था, जिसके बाद हम लोग को देखने के लिए मिला था कि जो लू फैंग था उसने सेक्टर 20 मरोशा से काफ़ी सारे सवाल पूछना शुरू कर दिया था। तो वो सबसे पहले सेक्टर 20 के बारे में ही पूछता है, पावर्स क्या है और अभी कितने कुल मिला के सेक्टर 20 है और हाईएस्ट पावर का सेक्टर 20 कौन है। इस चीज़ का जवाब देते हुए सेक्टर 20 मरोशा ने लू फैंग को बताया था कि स्टार्टिंग के अंदर लगभग 1 बिलियन के आसपास सेक्टर 20 थे, लेकिन इस वक्त जो सेक्टर 20 है वो लगभग 10 मिलियन के आसपास है। और जो हाईएस्ट लेवल का सेक्टर 20 है वो एक लेवल 4 का सेक्टर 20 है। और देखा जाए तो बाकी के जो 85% सेक्टर 20 है वो सारे के सारे लेवल 2 के सेक्टर 20 है। इवन लेवल 3 के काफ़ी सारे कम सेक्टर 20 देखने के लिए मिलेंगे। लू फेंग सोचता है ये सारी चीज़ें सुनने के बाद एक्चुअल में उसे ऐसा लगता है कि अभी भी उसके पास काफ़ी सारा टाइम है, लगभग इस इनकॉग्निशन एरा के ख़त्म होने तक का। तो क्योंकि वो लेवल 2 के सेक्टर 20 के साथ आराम से डील कर सकता था। और जहाँ तक कि लेवल 3 और लेवल 4 के सेक्टर 20 की बात थी तो वो लेवल 3 के सेक्टर 20 के साथ भी फाइट कर सकता था। और लेवल 3 के सेक्टर 20 को ऑलमोस्ट उसने जब वो यूनिवर्स मास्टर था तभी हरा दिया था। तो अभी तो उसके लिए उसके साथ फाइट करना भी काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। और एक आध अगर लेवल 4 का सेक्टर 20 भी होगा तो अगर इन लोगों के बीच में बहुत ही ज़्यादा बड़ा कोई पावर डिफरेंस नहीं होगा तो लू फेंग सोचता था मे बी एक आध लेवल 4 के सेक्टर 20 को भी वो हैंडल कर ही सकता है। उसे अभी थोड़ा टाइम वेट करना चाहिए इस इनकॉग्निशन एरा के ख़त्म होने तक का, तब तक वो अपने आप को और ज़्यादा पावरफुल बना लेगा। इसके बाद जो लू फेंग का नेक्स्ट सवाल होता है वो ये होता है कि एक्चुअल में जो सेक्टर 20 होता है ये कितने ज़्यादा पावरफुल होता है और हर लेवल के साथ इनकी कितनी कितनी पावर्स बढ़ती जाती है। तो इस चीज़ का भी मैंने आपको लास्ट एपिसोड के अंदर बता दिया था कि अगर स्टार्टिंग के अंदर देखा जाए तो जितने भी मतलब कुल मिला के अगर 33 लेवल 1 के सेक्टर 20 होंगे तो उसके अंदर एक सेक्टर 20 ऐसा होगा जो कि लेवल 2 का होगा। और इसी तरीके से जितने भी लेवल 2 के 33 सेक्टर 20 होंगे उसमें से एक सेक्टर 20 होगा जो कि लेवल 3 का होगा। और इसी तरीके से जितने भी 33 लेवल 3 के सेक्टर 20 होंगे उसमें से एक सेक्टर 20 ऐसा होगा जो कि लेवल 4 का होगा, जैसे कि इस वक्त बड़ी है जो कि लेवल 4 का है। और बड़ी के अलावा लगभग शायद से 33 सेक्टर 20 ऐसे होंगे जो कि लेवल 3 के होंगे। तो ये कैलकुलेशन जिनको समझ आ गया काफ़ी अच्छी बात है, और जिनको नहीं आया ज़्यादा दिमाग के घोड़े दौड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। इसी के बाद जो सेक्टर 20 होता है वो सेक्टर 20 की पावर एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता है। वो कहता है कि जनरली जो सेक्टर 20 होती है उनका जो बर्थ होता है वो डिस्ट्रक्शन के लिए होता है। तो जब वो पैदा होते हैं तभी उनके पास काफ़ी सारी स्किल्स होती है, मतलब कुछ बेसिक स्किल्स के अंदर ही उनकी वही जो अपनी बॉडी को 99 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करने की ट्रिक्स है। एंड जब वो अपने आप को लेवल 2 के अंदर अपग्रेड करते हैं तो उनको एक नई टेक्निक मिलती है और इस नई टेक्निक का नाम है ब्लड बर्निंग टेक्निक। इस टेक्निक का नाम ब्लड बर्निंग टेक्निक इसलिए क्योंकि इस टेक्निक के अंदर वो अपने खून को जलाते हैं और अपने खून को बर्न करके उनके आंखों से एक रेड कलर की लाइट फायर होती है। और ये वाला अटैक आपने काफ़ी बार सुना होगा या फिर इमेजिन किया होगा जब मैंने लू फेंग और सेक्टर 20 की पहले फ़ाइट बताई थी। और लास्ट टाइम जब इस बार ये जो सेक्टर 20 है ये प्राइमल जॉस्टिटी लीडर और बाकी के ट्रू गॉड्स के साथ फाइट कर रहा था, उस टाइम भी इसने अपनी ये जो बर्निंग लाइट टेक्निक है ये काफ़ी बार इस्तेमाल की थी। जब एक सेक्टर 20 लेवल 3 के ऊपर चला जाता है तो उसके पास एक और नई स्किल आती है और इस स्किल का नाम है लाइट पैसेज वे टेक्निक। वैसे तो ये जो टेक्निक है ये दिखने में काफ़ी ज़्यादा हार्मलेस लगती है, बट गाइस ये जो टेक्निक है ये एक सेक्टर 20 के सेक्टर को नुकसान पहुंचाती है। और जो सेक्टर 20 का सेक्टर होता है वो उसका ओरिजिन होता है, मतलब एक तरीके से उसकी आत्मा समझ लो या फिर उसका पावर हाउस। लाइट पैसेजवे टेक्निक है, इस टेक्निक को भी आपने देखा होगा। और इसी टेक्निक के मदद से जो लास्ट टाइम सेक्टर 20 है वो लू फेंग से बच के भाग गया था, जब लू फेंग बस एक यूनिवर्स मास्टर था और उसने सेक्टर 20 मरोशा से फाइट की थी। और उस फाइट के अंदर एट द एंड सेक्टर 20 ने इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया था जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर से
काफ़ी सारी कलरफुल लाइट्स बाहर आई थी। और वैसे तो इस टेक्निक का इस्तेमाल करने से एक ही लेवल आप नीचे ड्रॉप आउट होते हो, लेकिन क्योंकि वहाँ पे लू फेंग ने काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखी थी, मतलब लू फेंग ने 1/3 ऑफ वाइट स्पेस को भी एक्टिवेट करके रखा था, जिसकी मदद से ये जो सेक्टर 20 मारूशा था, जब इसने अपने आप को लेवल 2 के ऊपर डिवोट किया था तो उसे पता चलता है कि भले उसने आसपास के काफ़ी सारे बैरियर्स को तोड़ दिया हो, लेकिन 1/3 ऑफ वाइट स्पेस अभी भी चल रहा है, तो उसे और ज़्यादा पावर की ज़रूरत थी। और इसलिए फाइनली उसको लेवल 2 से अपने आप को लेवल 1 के ऊपर गिराना पड़ा, और तब जाके उसने जैसे तैसे करके अपने आप को वहाँ से एस्केप करा के लू फेंग के चंगुल से भागा निकला। वैसे तो इस टेक्निक को जब भी परफॉर्म किया जाता है, एक सेक्टर 20 हमेशा अपनी जान आराम से बचा लेता है। वही इसी के बाद जब तक एक सेक्टर 20 लेवल 4 के ऊपर पहुंचता है तो उसके पास आती है डोमेन टेक्निक। एंड जनरली आप सभी लोगों को डोमेन का मतलब तो पता ही होगा, जिसके अंदर जो सेक्टर 20 है वो अपना एक डोमेन क्रिएट कर सकता है, और उस डोमेन के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा। उस सर्टन एरिया के अंदर वो कहीं पे भी अपीयर हो सकता है, और उसके डोमेन के अंदर अगर कोई और लिविंग क्रिएचर रहता है तो वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा पावरलेस हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाएगा। और वही दूसरी तरफ जो सेक्टर 20 है वो अपना डोमेन परफॉर्म करने के बाद वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। वही इसी के बाद जब एक सेक्टर 20 5th स्टेज से 6th स्टेज के ऊपर जाता है तो उसके पास एक और नया मूव आता है, और इस मूव का नाम है डिस्ट्रक्शन। एंड गाइज लिटरली ये जो टेक्निक है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अभी तक जो सेक्टर 20 थे उनके पास कोई भी ऐसी कोई टेक्निक नहीं थी जिसके थ्रू वो किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सके, लेकिन ये जो टेक्निक थी डिस्ट्रक्शन, ये इनकी पहली कोई अटैक टाइप की टेक्निक है। ये टेक्निक इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि इस टेक्निक को जब इम्प्लीमेंट किया जाता है तो एक सेक्टर 20 आराम से एक मिनिएचर यूनिवर्स को एक पीस ऑफ केक के तरह मसल के रख सकता है। मतलब उसे 1 सेकंड भी नहीं लगेगा एक पूरे के पूरे मिनिएचर यूनिवर्स को ख़त्म करने के लिए, तबाह करने के लिए। जब लू फेंग ने इस चीज़ को सुना था तो वो पूरी तरीके से शॉक हो चुका था, क्योंकि इवन लू फेंग को भी एक मिनिएचर यूनिवर्स को अगर पूरी तरीके से ख़त्म करना है तो उसे अपने काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करना पड़ेगा, जैसे वूकी टावर, उसका स्टार टावर, और उसकी काफ़ी सारी बर्निंग लाइट टेक्निक्स, और इन सारी चीज़ों को यूज़ करने के बाद भी उसके पास इस चीज़ की श्योरिटी नहीं है कि वो किसी के भी मिनिएचर यूनिवर्स को इतना आसानी से पूरी तरीके से तबाह कर सके। इवन एक ट्रू गॉड ऑफ वाइट स्पेस जब अपनी पूरी ताकत लगा के भी इस चीज़ को करने की कोशिश करेगा तो मे बी ये चीज़ इतने आसानी से पॉसिबल नहीं है जितने आसानी से इस वक्त इस सेक्टर 20 मारूशा बता रहा था लू फेंग को। एंड इन्हीं सारी बातों को सोचते सोचते जो लू फेंग का दिल था वो उसके मुंह में आ रहा था, उसके फेफड़े मुंह में आ रहे थे लिटरली। सोचते सोचते पता चल रहा था क्यों बार बार जो ओरिजिनल यूनिवर्स है वो इन सारे लोगों को वार्न कर रहा था, क्यों वो लू फेंग से इतनी उम्मीद लगा के बैठा था, और असली में जो सेक्टर 20 है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। इसी के साथ जो सेक्टर 20 मारूशा होता है वो कंटिन्यू रखता है, और वो कहता है कि जब एक सेक्टर 20 फाइनली जब एक सेक्टर 20 6 स्टेज को क्रॉस करता है तो वो एक किंग बन जाता है। वैसे तो किंग वही लास्ट सेक्टर 20 बनता है जो भी लास्ट में बचा रहेगा, लेकिन शायद से इन लोगों के अंदर 6 स्टेज तक ही लेवल्स होते हैं, और एक अगर गलती से 2 6 स्टेज के सेक्टर 20 पैदा हो जाते हैं तो उन दोनों को एक दूसरे के साथ फाइट करनी पड़ेगी, क्योंकि एट द एंड वाला जो सेक्टर 20 होता है, जो लास्ट एंडिंग सेक्टर 20 होता है इस ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर, वही सेक्टर 20 किंग बनता है। फिर चाहे वो सेक्टर 20 लेवल 1 का हो या लेवल 8 का हो, कोई मतलब नहीं है, बस जो भी सेक्टर 20 एट द एंड बच जाएगा जिंदा उसे किंग कहा जाता है। और ऑफ कोर्स अगर थ्योरेटिकली देखें तो जो पावरफुल सेक्टर 20 है वही लास्ट में बचेगा। एक लेवल 2 का सेक्टर 20 समझो अगर लास्ट तक जिंदा भी रह जाता है और एट द एंड लेवल 6 का सेक्टर 20 बॉर्न हो जाता है, तो इन 2 सेक्टर 20 को तो आपस में हमेशा लड़ना ही होता है, ये उनका फेथ है। तो जब लेवल 2 का और लेवल 6 का सेक्टर 20 लड़ेगा तो क्या लगता है आपको कौन जीतेगा? कॉमन सी बात है, लेवल 6 का सेक्टर 20 जीतेगा। तो यही चीज़ मारूशा लू फेंग को कहता है, लेकिन लू फेंग इस चीज़ को कुछ अलग अंदाज से सुनता है और इस चीज़ को वो अपने दिमाग के अंदर रख लेता है, क्योंकि इन सारी चीज़ों के बारे में सोच के लू फेंग के दिमाग में काफ़ी सारे ख्याल आना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद मारूशा बताता है कि एक लेवल 6 के सेक्टर 20 के पास एक नई पावर आती है, और ये जो न्यू पावर है इसका नाम है 10 मिलियन बॉडी टेक्निक। इस टेक्निक के अंदर एक सेक्टर 20 अपने बॉडी को 10 मिलियन पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकता है, और इस मूवमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद वो किसी से भी अपनी जान बचा सकता है, चाहे वो पर्सन कितना भी खतरनाक क्यों ना हो। वो तुरंत अपनी बॉडी को 10 मिलियन पार्ट्स के अंदर डिवाइड के पूरे ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर फैल सकता है, और उसकी हर एक बॉडी उसकी एक जान रिप्रेजेंट करेगी। हालांकि उसकी 10 मिलियन बॉडीज़ के अंदर से बस उसकी एक ही ओरिजिनल बॉडी होगी, और बाकी सारी जो बॉडीज़ होगी वो बस उनकी कॉपीज़ होगी एक तरीके से, और वो जो कॉपीज़ होंगी वो इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं होती, बस ओरिजिनल बॉडी जो होती है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। और अगर
आप उसकी बाकी के बॉडीज़ को मार भी देते हो तो उसको कुछ भी घंटा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और इवन अगर ये जो सेक्टर 20 है लेवल 6 का, अगर ये काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर भी पड़ जाता है या फिर इसकी अगर ओरिजिनल बॉडी ज़िंदा रहती है और आप इसको कितना भी डैमेज कर लो तो कुछ ही टाइम के अंदर ये अपने आप को पूरी तरीके से रिकवर करके दोबारा से आ सकता है। से एक लेवल 6 के सेक्टर 20 को मारना लगभग पूरी तरीके से इम्पॉसिबल सा है, क्योंकि आप उसको जितना भी मारोगे, एक तो उसके पास भागने के लिए बहुत तरीके हैं। अगर वो क्रिटिकल सिचुएशन में फंस गया होगा तो वो वहाँ से भाग जाएगा, और अगर वो वहाँ से भाग जाता है उसके बाद वो कितना भी वीक क्यों ना हो, वो जल्द से जल्द अपने आप को कुछ ही टाइम के अंदर पूरी तरीके से रिकवर कर सकता है और दोबारा अटैक। वही एट द एंड जो लू फैंग होता है वो सेक्टर 20 से एक सवाल पूछता है कि अगर एक फाइनल सेक्टर 20 बॉर्न हो गया तो मतलब एक किंग सेक्टर 20 बॉर्न हो गया तो क्या होगा करके, वो कितना पावरफुल होगा। तो जो सेक्टर 20 मरुशा होता है वो 2 सेकंड के लिए शांत हो जाता है, क्योंकि इवन उसका भी सपना था कि वो सेक्टर 20 किंग बने, और इवन वो भी इन सारी चीज़ों के बारे में सोच के थोड़ा सा बहक सा जाता है। वो कहता है कि मास्टर, अगर फाइनल सेक्टर 20 बॉर्न हुआ तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। फाइनल सेक्टर 20 बहुत पावरफुल होता है, वो लिटरली इतना ज़्यादा पावरफुल है कि आप भी उसके सामने कुछ नहीं कर सकते। फ़िलहाल इस वक्त के लिए तो आप कुछ नहीं कर सकते। मरुशा कहता है कि मास्टर, इवन अगर आप 100 टाइम ज़्यादा पावरफुल होंगे उसके बाद भी आप उस फाइनल सेक्टर 20 को नहीं रोक पाओगे। एक्चुअली जो फाइनल सेक्टर 20 होता है उसे खुद लड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली उसके पास एक सुप्रीम पावर होती है, और इस सुप्रीम पावर का नाम है ब्रीड। मतलब वो अपने जैसे और भी काफ़ी सारा पावरफुल सेक्टर 20 को बॉर्न कर सकता है, ब्रीड कर सकता है। और जो सेक्टर 20 होंगे ये सारे सेक्टर 20 लेवल 6 के और लेवल 6 के ऊपर के होंगे। तो आप सोच सकते हो कि एक ही लेवल 6 का सेक्टर 20 कितना ज़्यादा पावरफुल होता है। और अगर लू फैंग एक आध सेक्टर 20 को मार भी देता है तो वो दोबारा से दूसरे सेक्टर 20 को बॉर्न कर सकता है, जो कि पहले वाले से भी ज़्यादा पावरफुल हो। तो जो फाइनल सेक्टर 20 होगा उसको मारना पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप कितने सेक्टर 20 को मार सकते हो, आप मार मार के थक जाओगे, लेकिन ये जो फाइनल सेक्टर 20 है वो पैदा करते करते नहीं थकेगा। इस बात को कोई डार्क ह्यूमर में मत लेना। लू फैंग एक चीज़ तो काफ़ी अच्छी तरीके से समझ सकता था कि चाहे कुछ भी हो जाए फाइनल सेक्टर 20 बॉर्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर गलती से भी फाइनल सेक्टर 20 बॉर्न हो जाता है तो शायद से लू फैंग भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो गाइज आप ही लोग सोचो, अगर लू फैंग एक आध सेक्टर 20 से लड़ भी लेता है तो लू फैंग कितने सेक्टर 20 से लड़ पाएगा। और ऑलरेडी जो फाइनल सेक्टर 20 होगा वो शायद से लू फैंग से 500 से 600 गुना ज़्यादा पावरफुल होगा। और अगर वो अपने जैसे और ज़्यादा पावरफुल वॉरियर्स को ब्रीड कर सकता है तो मतलब वो और कितना ज़्यादा पावरफुल होगा, और लू फैंग कितने सेक्टर 20 को संभाल पाएगा। ये सारी बातें सुनने के बाद लू फैंग अपने डीप थॉट के अंदर खो जाता है। लेकिन तभी जो सेक्टर 20 मरुशा होता है वो लू फैंग को आवाज़ देता है और कहता है, मास्टर मुझे आपको कुछ बहुत ज़रूरी बताना है, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए जानना। वही लू फैंग हाँ के अंदर मुंडी हिलाता है और कहता है, भौक भौक क्या बोलना है तेरे को। सेक्टर 20 कहता है कि जिस मोमेंट के ऊपर आपने मुझे अपना स्लेव बनाया था उसी मोमेंट के ऊपर जितने भी मिलियंस ऑफ सेक्टर 20 है सेक्टर 20 नेस्ट के अंदर, उन सभी लोगों को इस न्यूज़ के बारे में पता चल गया था। और क्योंकि एक सेक्टर 20 ही दूसरे सेक्टर 20 को मार सकता है, या फिर एक सेक्टर 20 एक दूसरे सेक्टर 20 को आराम से डिटेक्ट कर सकता है, तो उन सभी लोगों को सारी चीज़ों के बारे में पता है जो कि अभी यहाँ पे हो रही है। एंड जिस मोमेंट से उन लोगों को पता है कि मैं आपका स्लेव बन चुका हूँ, उन्होंने लिटरली मुझे अपना दुश्मन बना लिया है, और आप मास्टर उनके सबसे बड़े ग्रेटेस्ट एनिमी बन चुके हो। इस वक्त उनके दिल में और दिमाग में हम दोनों के लिए टोटली नफ़रत है, और वो हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मारना चाहते हैं। और इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से उनका जो प्रोसेस है आपस के अंदर एक दूसरे को मारने का, वो पहले के कंपैरिजन के अंदर काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो चुका है। मरुशा कहता है कि मास्टर मुझे लगता है कि आपको उन सेक्टर 20 के साथ जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी डील कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा लंबा समय हुआ तो मुझे डर है कि काफ़ी सारे 5th स्टेज के सेक्टर 20 बॉर्न हो जाएंगे, जिसके बाद एक 6th स्टेज का सेक्टर 20 भी बॉर्न हो सकता है। एंड गाइस अभी काफ़ी सारे लोगों का एक सवाल होगा कि लू फैंग कितना पावरफुल है और लू फैंग कितने पावरफुल सेक्टर 20 को हैंडल कर सकता है। तो गाइस जितनी मेरी एनालिसिस है, मेरे हिसाब से जो लू फैंग है वो मैक्स टू मैक्स एक लेवल 5 तक के सेक्टर 20 को हैंडल कर सकता है। लेवल 5 के सेक्टर 20 को हिलाने में लू फैंग का पूरा पानी निकल जाएगा, लेकिन फिर भी एक तरीके से समझ सकते हैं कि पूरी जान वान लगाने के बाद एक होप तो दिखती है कि एक तरीके से लू फैंग फाइट कर सकता है एक लेवल 5 के सेक्टर 20 के साथ। लेकिन एक लेवल 6 का सेक्टर 20 इसके सामने लू फैंग को कंपेयर करना भी मतलब कुछ कंपैरिजन ही नहीं बनता इस वक्त। तो अगर आगे जाके लू फैंग अपना ब्रेक थ्रू कर जाए तो बात अलग है, वरना इस टाइम कंपेयर करने का कोई भी मतलब नहीं है।
एट द एंड लू फेंग का बस एक ही सवाल होता है कि अभी उसके पास कितना टाइम है, फाइनल सेक्टर 20 बॉर्न होने के लिए कितना टाइम लगेगा। सेक्टर 20 मरुशा कहता है कि एटलीस्ट सेवरल ट्रिलियंस एरास तो लगने वाले हैं अल्टीमेट किंग को बॉर्न होने के लिए। एज फॉर नाउ अभी सेवरल 100,000 एराज लगने वाले हैं, क्योंकि आपने उन सारी सेक्टर 20 को काफ़ी ज़्यादा जागरूक कर दिया है। सो इसलिए जहाँ पे सेवरल 1000 एराज लगने वाले थे, वहाँ पे भी सेवरल 100 एराज ही लगने वाले हैं। एंड मास्टर, आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एक्ट करना चाहिए, क्योंकि फाइनल जो सेक्टर 20 है, जो कि पीक के ऊपर है, वो जल्दी जल्दी अपने पावर्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। जो बड़ी है वो इस वक्त लेवल 4 के ऊपर है, लेकिन अगर वो काफ़ी सारे लेवल 3 के सेक्टर 20 को और बाकी सारे सेक्टर 20 को खाता, और अगर उसने यही स्पीड को मेंटेन रखा, तो अगले 10 एराज या फिर 5 एराज के अंदर वो आराम से लेवल 5 को गेन कर लेगा, और शायद से अगले कुछ 100 एराज के अंदर वो लेवल 6 को भी गेन कर लेगा। और अगर एक बार वो लेवल 6 का हो गया तो वो सारे सेक्टर 20 को मार देगा, और फिर वो फाइनल किंग बन पाएगा। और फिर जब वो फाइनल किंग बन जाएगा तो एट द एंड कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। लू फेंग एक चीज़ अच्छी से समझ चुका था कि उसे जल्दी से जल्दी एक्शन लेना पड़ेगा। वही सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को वर्ल्ड ऑफ जिन देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे लू फेंग का एक गोल्डी पावर अवतार देखने के लिए मिलता है मिलिट्री कैंप के अंदर, जो कि ईस्ट आर्मी के अंदर था। उसका ये जो अवतार होता है वो अभी भी 5 लॉज ऑफ सेक्टर 20 के बारे में सोच रहा होता है, और वो सोचते सोचते मन ही मन सोचता है कि ये सही में एक कैटास्ट्रॉफी है, एक कयामत है। इसी के बाद वो अपने हाथों की तरफ देखता है, जिसके हाथों के अंदर एक रिंग बैंड होता है। ये जो रिंग बैंड था, ये मिलिट्रिकल पॉइंट का रिंग बैंड था। वो उसकी तरफ देखता है तो आसपास का जो वर्ल्ड होता है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, और वो मिलिट्रिकल आर्म्स के अंदर चेंज हो जाता है। वही लू फेंग के पास में एक गोल्डन बीइंग आ जाता है। जो गोल्डन बीइंग होता है वो रिस्पेक्टफुली लू फेंग को मिस्टर मिल्की भी कहता है, और उसके बाद वो कहता है कि आप मुझे लिस्ट दे सकते हो जो भी आपको ट्रू गॉड लेवल के वैल्यूएबल्स की ज़रूरत है। वैसे अगर देखा जाए तो अल्टॉट कुछ मोर देन 1 ट्रिलियन एराज हो चुके हैं, और लू फेंग ने अभी तक कुछ ज़्यादा लार्ज अमाउंट के अंदर एक्सचेंजेस नहीं किए। एंड गाइस, अगर वैसे देखा जाए तो ह्यूमन रेस के अंदर भी काफ़ी सारे मतलब मिलियन ट्रिलियंस ऑफ एलिमेंट्स है, या फिर काफ़ी सारे मतलब ऐसे वैल्यूएबल्स है, लेकिन वो सारे जो वैल्यूएबल्स है, वो सारे वैल्यूएबल्स लेके भी लू फेंग को कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला। भले ही लू फेंग के पास काफ़ी सारे क्रेडिट्स है, लेकिन ये सारी क्रेडिट्स का इस्तेमाल करके अगर वो वही घिसे पिटे वैल्यूएबल्स यूज़ करेगा तो क्या ही इज्जत रह जाएगी उसकी। लोगों को याद होगा कि वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर जो स्वैम्प किंग और फायर पॉलिशिंग वो थे, इन दोनों से भी लू फेंग ने काफ़ी सारे मिलिट्रिकल पॉइंट हड़प लिए थे। आपको याद होगा कि ये दोनों के दोनों लू फेंग को मारने के लिए आए थे, और एट द एंड लू फेंग ने इन लोगों की जान बख्श दी थी, लेकिन बदले में इन लोगों के सारे मतलब अब तक उन्होंने जितनी भी मेहनत की थी, वो सारी मेहनत के उनके मिलिट्रिकल क्रेडिट्स और साथ ही साथ उनके सारे के सारे ट्रेजर्स भी छीन लिए थे। सारे वैल्यूएबल्स और ट्रेजर्स को भी लू फेंग ने अभी तक यूज़ नहीं किया, और ना ही उन कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स को यूज़ किया है। लू फेंग ने सोचा था कि उन सारी चीज़ों को वो तब यूज़ करेगा जब सेक्टर 20 क्राइसिस आएंगे, क्योंकि शायद से वही सबसे बेस्ट समय होगा जब उन्हें उन सारे वैल्यूएबल्स की नीड पड़ेगी। क्योंकि उस टाइम तो लू फेंग बस एक यूनिवर्स मास्टर था, और वो कितने ही वैल्यूएबल्स को इस्तेमाल कर सकता था। और क्योंकि अभी लू फेंग के पास ऑलरेडी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है मुरुशा के बारे में एंड बाकी के सेक्टर 20 के बारे में, तो फाइनली ये समय आ चुका है कि जब वो मिलिट्रिकल क्रेडिट्स को इन सारी चीज़ों से एक्सचेंज करे वैल्यूएबल्स के थ्रू, और इन सारे वैल्यूएबल्स का इस्तेमाल ले। एंड साथ ही साथ इन सारी चीज़ों के अलावा भी लू फेंग के पास एक फ्री एसेस था। ये फ्री एसेस गोल्डी पावर किंग जिन का वूकी टावर के अंदर था, जिस वूकी टावर के अंदर से लू फेंग को वूकी गॉड मिला था, और जहाँ पे उसे ऐसा फर्स्ट टाइम लगा था कि जो उसके टीचर है माउंटिंग सिटिंग गेस्ट, वो वर्ल्ड ऑफ जिन से रिलेटेड है। सो उसी वूकी टावर के अंदर लू फेंग का अंधा कानून चलता है, तो उस वूकी टावर के अंदर जाके लू फेंग अंधा ट्रेजर इकट्ठा कर सकता है, वो जितना चाहे उतना ट्रेजर। वही सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को मिल्की वे होली लैंड ओरिजिनल यूनिवर्स देखने के लिए मिलता है। वहीं पे लू फेंग हम लोग को एक वाइट ड्रेस के अंदर खड़ा हुआ देखने के लिए मिल सकता था, जो कि आसपास की चीज़ों को मैनिपुलेट करके अपने हाथों से फ्रीज और काफ़ी कुछ कर रहा था। उसके हाथों में काफ़ी सारी लॉ एंग्रेविंग्स देखने के लिए मिल सकती थी। सडनली आसपास की जितनी भी चीज़ें होती है वो पूरी तरीके से फ्रीज हो जाती है, और हम लोग को एक जाइंट डोर देखने के लिए मिलता है। जो जाइंट डोर था वो पूरी तरीके से एक डार्कनेस के अंदर फ्लोट कर रहा था। एक्चुअल में ये एक यूनिवर्स पोर्टल था, जो कि लू फेंग के मिनिएचर यूनिवर्स के अंदर लीड करता था। और वहीं पे आसपास हम लोगों को 3 ट्रू गॉड्स और कुछ 100 ऑफ यूनिवर्स मास्टर्स देखने के लिए मिल सकते थे। लू फेंग उन सब लोगों की तरफ देखता और कहता है कि इन सारे यूनिवर्स पोर्टल्स को गार्ड करो। लू फेंग ने इस तरीके से कुल मिला के 3 यूनिवर्स पोर्टल बनाए थे, क्योंकि फ्यूचर के अंदर
उसने सोचा था कि जब उसका मिनिएचर यूनिवर्स पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और जितने भी ह्यूमंस है, क्योंकि ह्यूमंस की पॉपुलेशन ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो जो ह्यूमंस है, जब ह्यूमंस को लू फेंग के मिनिएचर यूनिवर्स के अंदर आना होगा तो वो आराम से इस मिनिएचर पोर्टल्स के थ्रू आ सकता है। और क्योंकि लू फेंग का मिनिएचर यूनिवर्स काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो एक पोर्टल से तो काम नहीं चलता, तो इसलिए लू फेंग ने कुल मिला के 3 पोर्टल्स बनाए और 3 पोर्टल से अभी आराम से, चाहे कितने भी ह्यूमंस क्यों ना, वो आराम से इन पोर्टल्स के थ्रू लू फेंग के मिनिएचर यूनिवर्स के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं। और इन सारी चीज़ों के अलावा लू फेंग की सबसे ज़्यादा चांसेस भी है ट्रांसेंट इंकाग्नेशन की, और अगर लू फेंग ट्रांसेंट इंकाग्नेशन कर लेता है तो उसके बाद वो पूरी तरीके से एक तरीके से अमर हो जाएगा, और साथ ही साथ जो ह्यूमन रेस है वो भी पूरी तरीके से अमर हो जाएगी। तो इसलिए लू फेंग ये सारे पोर्टल वोटल बना के सारी ह्यूमंस को पहले एक अपने मिनिएचर यूनिवर्स के अंदर सेव कर लेना चाहता था। वही लू फेंग ज़्यादा टाइम यहाँ पे टाइम पास नहीं करता, और वहाँ पे जितने भी गार्ड्स थे वो उन लोगों की तरफ देखते हुए एक ऑर्डर देके जाता है कि अब से मिल्की वे होली लैंड के अंदर जितनी भी चीज़ें होगी उन सारी चीज़ों के लिए तुम ही लोग रिस्पॉन्सिबल रहोगे, और जो छोटे मोटे कॉमन इश्यूज़ होंगे वो तुम आपस में डिस्कस करके सॉल्व कर सकते हो, और अगर कुछ इंपॉर्टेंट आ गया तो प्राइमल चॉ सिटी लीडर को बता देना। मैं अभी काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक किसी से नहीं मिलने वाला। इसके बाद लू फेंग घूमता है और फिर पूरी तरीके से गायब हो जाता है। एक्चुअल में ये लू फेंग का एक अवतार था जो कि लू फेंग ने क्रिएट किया था। वही हम लोगों को लू फेंग देखने के लिए मिल सकता था जो कि अपने स्टार टावर के अंदर था, और इस वक्त जो लू फेंग था वो अपनी सबसे ज़्यादा क्रूशियल ट्रेनिंग कर रहा था। इनसाइड स्टार टावर लू फेंग क्रॉस लेग करके बैठा हुआ था, और क्योंकि लू फेंग को सेक्टर 20 के हाइप के अंदर जाना था और वहाँ पे जाके उसको एक्सपीरियंस लेना था, तो इसलिए उसे सेक्टर 20 के हाइप के अंदर जाने से पहले अपनी अनडाइंग रिवर को कंप्लीट करना था। गाइज आप लोगों को बता दूँ, अनडाइंग रिवर ये एक ऐसी टेक्निक है जिसको अगर लू फेंग एक बार कंप्लीट कर लेता है तो इसके मदद से लू फेंग अगर एक बार मर भी जाता है तो वो दोबारा से ज़िंदा कर सकता है अपने आप को। एंड लू फेंग इन सारी चीज़ों को जल्दी से जल्दी करना चाहता था। लू फेंग को बाकी किसी की कोई भी परवाह नहीं थी। लू फेंग को सबसे ज़्यादा अगर परवाह थी तो उसकी खुद की रेस की, ह्यूमन रेस की, अर्थलिंग्स की और उसकी फैमिली की, और उन लोगों के लिए वो मरने के लिए भी तैयार था। इसी बात जो लू फेंग होता है वो अपने आंखों को बंद करता है, और अपने आंखों को बंद करने के बाद वो 3 सीक्रेट टेक्निक्स और डुआनोंग रिवर, अनडाइंग रिवर को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है। और वैसे भी अनडाइंग रिवर को बिना कंप्लीट किए लू फेंग कभी भी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेता कि वो सेक्टर 20 नेस्ट के अंदर जाए, क्योंकि आफ्टर ऑल सेक्टर 20 नेस्ट के अंदर 10 मिलियन से भी ज़्यादा सेक्टर 20 है, और अगर उन सब लोगों ने टीम अप कर दिया तो लू फेंग को उनको मारने के लिए शायद से 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। इसी तरह से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है वक्त बीतता रहता है, 1 साल के बाद दूसरा साल इसी तरीके से बीतता है। इस वक्त जो लू फेंग था उसका एक अवतार ब्लैक स्ट्रिप स्टोन पिलर के अंदर था, और आप लोगों को पता होगा वहाँ पे नेचुरल टाइम वेलोसिटी है, मतलब वहाँ का जो वक्त है वो मिलियंस ऑफ टाइम फास्ट ट्रैवल करता है आउटसाइड वर्ल्ड से, और लू फेंग वहीं पे बैठ के अपना पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट कर रहा था। लू फेंग काफ़ी टाइम से अपने सीक्रेट टेक्निक्स और काफ़ी सारे कॉम्प्रहेंशंस के ऊपर काम कर रहा था। इवन वो डिवाइन आई सीक्रेट टेक्निक, जो लियू युआन टेक्निक थी, इन सारी चीज़ों को भी प्रैक्टिस कर रहा था। अल्टॉट, ये सारी जितनी भी चीज़ें थी ये इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं थी, लेकिन स्टिल लू फेंग इन सारी चीज़ों को कॉम्प्रहेंड कर रहा था, क्योंकि इन सारी चीज़ों की मदद से उसकी जो विल पावर है वो होली लेवल के ऊपर जल्दी जल्दी पहुँच जाएगी, और जब उसकी ये सारी चीज़ें हो जाएगी होली लेवल के ऊपर, जब उसकी विल पावर पहुँच जाएगी तो मे बी वो एक परफेक्शन को हिट कर जाएगा। वैसे अगर एक तरीके से देखा जाए तो लू फेंग ऑलरेडी पूरी तरीके से परफेक्ट है, और इवन उसकी जो विल पावर है वो भी एक तरीके से पूरी तरीके से परफेक्ट ही है, लगभग होली लेवल को भी रीच कर ही चुकी है, लेकिन पूरी तरीके से रीच नहीं की तो थोड़ी मोड़ी प्रैक्टिस के बाद रीच कर जाएगी होता है। और लू फेंग हम लोगों को चॉस ईयर के अंदर देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे उसने वाइट कलर के कपड़े पहन के रखे थे और वो हवा के अंदर फ्लोट कर रहा था। वो क्विकली एक ओरिजिन के यूनिवर्स के अंदर एंटर कर जाता है, जहाँ पे कुल मिला के 1 लाख स्टार्स उसको देखने के लिए मिल सकते थे। जो 1 लाख स्टार्स थे ये सारे स्पेस ऑफ ओरिजिन थे, और ये वर्लपूल स्पेस के सेंटर के अंदर 1 लाख स्टार्स घूम रहे थे। लू फेंग इन सारे तारों को देख के स्माइल करता है, और इसी के बाद वो अपने हाथों को एक्सटेंड करता है। जैसे लू फेंग अपने हाथों को एक्सटेंड करता है, हम लोग को एक गोल्डन ड्रॉप ऑफ ब्लड देखने के लिए मिल सकता था, और जो गोल्डन ड्रॉप ऑफ ब्लड था उसके ऊपर काफ़ी सारे एंग्रेविंग्स बनी हुई थी। वैसे तो ये काफ़ी ज़्यादा छोटा था, लेकिन ये जो ड्रॉप ऑफ ब्लड था इसके अंदर लू फेंग की कंप्लीट लाइफ इम्प्रिंट थी। लू फेंग अपने आप से इस चीज़ से कहता है कि इवन अगर मैं मर जाता हूँ तो जो ड्रॉप ऑफ ब्लड है ये आसपास की एनर्जी को ऑब्जर्व करके मुझे ऑटोमेटिकली रिवाइव कर देगा, जिसके मदद से कुछ टाइम के अंदर मैं वापस से अपनी सारी एनर्जीज़ को गेन भी कर लूँगा। एंड लू फेंग पिछले 1000 सालों के अंदर, ये 1000 साल गाइज नॉर्मल टाइम है, बल्कि लू फेंग टाइम वेलोसिटी के अंदर ये कर रहा था, तभी भी जाके उसको 1000 साल लग गए।
तो पिछले 1000 सालों के अंदर लू फेंग बस 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड को कल्टीवेट कर पाया। लू फेंग कहता है कि ये 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड अभी के लिए काफ़ी है। अगर वो मर जाता है और वापस आता है तो वापस आने के बाद वो दोबारा से एक दूसरा सेकंड ड्रॉप ऑफ ब्लड यू बना देगा। मतलब अभी उसके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था कि वो दोबारा से ये ड्रॉप ऑफ ब्लड्स को बनाते रहे, तो इसलिए उसने डिसाइड किया था कि वो हमेशा अपने पास एक स्पेयर ड्रॉप ऑफ ब्लड रखेगा। मतलब जैसे कि अगर वो हाइव के अंदर जाता है और मर जाता है तो उसके बाद जब उसकी बॉडी वापस से रीजनरेट होगी तो वो दोबारा से सबसे पहले 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड वापस से बनाएगा और उसके बाद अगला कोई रिस्क लेने जाएगा। लू फेंग थोड़ी सी टेक्निक परफॉर्म करता है और ये जो ड्रॉप ऑफ ब्लड होता है वो वापस से उन सारे स्टार्स के अंदर जाके मिल जाता है। मतलब मिल नहीं जाता, वो उन्हीं के साथ जाके गोल गोल घूम रहा था और ये इतना ज़्यादा तेज़ी से स्पिन कर रहा था कि ये हम लोग को काफ़ी ज़्यादा ग्लीम करते हुए देखने के लिए मिल सकता था। एक चमक थी इसके अंदर अलग सी। कुल मिला के 1890 साल हो चुके थे जब से लू फेंग ने सेक्टर 20 मोरोशा को एनस्लेव किया था। वही हम लोगों को लू फेंग और एक दूसरा बीइंग स्पेस के अंदर देखने के लिए मिलता, और ये दूसरा बीइंग था ये और कोई नहीं, प्राइमल चॉ सिटी लीडर थे। प्राइमल चॉ सिटी लीडर ज़्यादा सरप्राइज नहीं थे लू फेंग को देख के। वो लू फेंग प्राइमल चॉ सिटी लीडर को कहता है कि मैं सेक्टर 20 हाइव के अंदर जाने वाला हूँ। ये सुन के वो थोड़ी सी सरप्राइज होता है। वो कहता है क्या तुम सच्ची में उस सेक्टर 20 के हाइव के अंदर अकेले जाना चाहते हो, वो भी बिना किसी को बताए? इस चीज़ का जवाब देते हुए लू फेंग ज़्यादा कुछ नहीं बोलता। वो बस इतना बोलता है कि किसी को कुछ भी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं सक्सीड होता हूँ तो सब लोगों को इस चीज़ के बारे में बता देंगे, और अगर मैं फेल होता हूँ तो ये ज़्यादा बेटर होगा कि हम इन सारी बातों को ना फैलाएं। सिटी लीडर लू फेंग से कहता है क्या तुम अपनी फैमिली और बाकी सारे क्लोज वंस को एक फाइनल गुड बाय नहीं करना चाहोगे? क्या पता तुम इस मिशन से वापस लौट पाओ या ना लौट पाओ। लू फेंग स्माइल करता है और कहता है इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। इवन मैं आपको यहाँ पे यही बताने के लिए आया था कि मैं ज़िंदा रहूँ या मरूँ, मतलब एक तरीके से ये जो मेरा मिशन है ये फेल हो जाए या सक्सीड हो जाए, इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एट द एंड मैं ज़िंदा रहूँगा। सो आपको मेरी फैमिली और बाकी सब लोगों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और टीचर इस चीज़ के बारे में मैंने बस आपको बताया है। प्राइमल चॉ सिटी लीडर हाँ के अंदर मुंडी हिला देते, जिसके बाद लू फेंग ज़्यादा कुछ नहीं बोलता। वो पीछे मुड़ता, कुछ कदम चलता और इसके बाद डिसअपियर हो जाता है। वही जो प्राइमल चॉ सिटी लीडर थे वो वहीं पे काफ़ी टाइम तक साइलेंटली खड़े रहता है और फिर वो मन ही मन कहता है कि लू फेंग प्लीज़ वापस ज़िंदा लौट के आना। इवन लू फेंग ने उन्हें कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो ज़िंदा वापस से लौट के आएगा, लेकिन स्टिल इसके बाद भी जो प्राइमल चॉ सिटी लीडर थे वो स्टिल काफ़ी ज़्यादा वरीड थे, क्योंकि एट द एंड जो लू फेंग था वो सेक्टर 20 के हाइव के अंदर जाने वाला था। और आप लोगों को पता होगा कि सेक्टर 20 के हाइव के अंदर बिलियन सेक्टर 20 है, और बस एक सेक्टर 20 ने जब पूरी के पूरे ओरिजिनल यूनिवर्स के नाक में दम करके रखा था, तो 1 मिलियन सेक्टर 20 के पास लू फेंग अपने आप को लेके जा रहा था। तो ये कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, ये सुसाइड करने के बराबर में था। वही सीन शिफ्ट होता है हम लोग को ओरिजिनल यूशन के अंदर स्टार टावर देखने के लिए मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से टेलीपोर्ट हो रहा था अपने डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि फोर्थ लैंड ऑफ एक्सट्रीमनेस था, जो कि वर्ल्ड ऑफ जिन से थोड़ा सा पहले आता था। लू फेंग जो था वो पहले वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर जाना चाहता था, और ये 1890 ईयर चल रहा था जब से लू फेंग ने सेक्टर 20 मोरोशा को स्लेव बनाया था अपना। लू फेंग इस वक्त वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर पहले इसलिए जा रहा था क्योंकि वहाँ पे जाके सबसे पहले वो अपने मिलिट्री क्रेडिट्स का इस्तेमाल करना चाहता था और अपने वैल्यूएबल्स को एक्सचेंज करना चाहता था। वही लू फेंग मोरोशा की तरफ देखता है। मोरोशा की तरफ देखते हुए लू फेंग कहता है कि मैं तुम्हें भी वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर लेके जा रहा हूँ। तभी मोरोशा कहता है कि मास्टर, मैं भले ही वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर आपके साथ आ जाऊँ, लेकिन मैं सेक्टर 20 नेस्ट मतलब लैंड ऑफ डार्कनेस के अंदर आपके साथ नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि अगर मैं वहाँ पे जाता हूँ तो जितने भी सेक्टर 20 है ऑलरेडी वो मेरे प्रेजेंस को फील कर लेंगे, जिसका मतलब आपकी जो लोकेशन है वो भी पूरी तरीके से सेक्टर 20 को लीक हो जाएगी। सो मैं यूनोस ओशन से थोड़ा सा दूर ही रहना चाहूँगा। मतलब सॉरी, एक तरीके से ये जो सेक्टर 20 है इसे यूनिवर्सिटी के अंदर ही रहना पड़ेगा, और वहीं पे रह के मैं आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में बताते रहूँगा। मैं वहाँ पे बैठे बैठे आपको सारे के सारे सेक्टर 20 के बारे में भी बता सकता हूँ कि कौन कहाँ पे है। लू फेंग को ये जो प्लान होता है ये काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। लू फेंग ने इस वक्त डिसाइड करके रखा था कि वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर जाने के बाद वो जो सेक्टर 20 है इसे अपने मिनीचर यूनिवर्स के अंदर रख देगा। ये जो सेक्टर 20 था ये लू फेंग का सोल स्लेव था, इसलिए वहाँ से लू फेंग सेक्टर 20 को पूरी तरीके से फील कर सकता था कि वो क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है और क्या कर रहा है। और इसी के साथ साथ जो सेक्टर 20 था वो भी लू फेंग के साथ आराम से कम्युनिकेट कर सकता था।
लू फेंग इन सारी चीज़ों के बारे में सोच ही रहा होता है, तभी लू फेंग के दिमाग के अंदर एक आइडिया आता है। लू फेंग कहता है कि मोरुशा, अगर तुम मेरे साथ लैंड ऑफ डार्कनेस के अंदर नहीं चलते तो तुम उसके अलावा पर्पल मून होली लैंड जा सकते हो। मैं वहाँ पे तुम्हें लेके जाने के लिए अपने एक अवतार को अरेंज कर दूंगा जो कि बोट ऑफ मेसिलियम के अंदर तुम्हें साथ में पर्पल मून होली लैंड लेके जाएगा। और पर्पल मून होली लैंड के अंदर ऐसा कोई बंदा नहीं जो कि बोट ऑफ मेसिलियम को कुछ भी कर सके। तो कुल मिला के वहाँ पे तुम बोट ऑफ मेसिलियम के अंदर पूरी तरीके से सेफ रहोगे और बोट ऑफ मेसिलियम के अंदर बैठे बैठे तुम आराम से पूरी की पूरी पर्पल मून होली लैंड को स्वॉलो कर सकते हो। और साथ ही वहीं पे बैठे बैठे तुम मेरे को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हो कि इस वक्त सेक्टर 20 हाइव के अंदर क्या चल रहा है। मोरुशा इन सारी चीज़ों को सुनने के बाद कुछ नहीं बोलता, वो बस हाँ के अंदर मुंडी हिला देता है। इवन जो मोरुशा था वो थोड़ा सा खुश हो गया था क्योंकि उसको फाइनली अपना डिलीशियस फूड खाने के लिए मिलने वाला था मिनिएचर यूनिवर्स का। फेंग ने ये फैसला लिया था क्योंकि वो जानता था कि इस वक्त जो मोरुशा है वो उसके किसी भी काम का नहीं है, फ़िलहाल तो सेक्टर 20 के साथ डील करने के लिए। तो अगर वो इस वक्त मोरुशा का इस्तेमाल अपने पुराने एनिमी यानी कि पर्पल मून होली लैंड को एलिमिनेट करने के लिए करता है तो ये काफ़ी ज़्यादा काम का होगा। और वैसे भी जो पर्पल मून होली लैंड है वो भी सेक्टर 20 क्राइसिस के अंदर किसी भी काम का नहीं है लू फेंग के। तो वो हो या ना हो, उनके होने ना होने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसके अलावा लू फेंग को उनके साथ अपना पुराना हिसाब भी चुकता करना था। इसी के बाद जो सेक्टर 20 मोरुशा होता है वो एट द एंड कहता है कि पर्पल मून होली लैंड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो नॉर्मल ट्रू गॉड के कंपैरिजन के अंदर वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट है। तो उसे सॉल्व करने के लिए मैं नॉर्मल ट्रू गॉड से 1/100 टाइम्स स्लो रहूँगा। तो कम से कम उसको सॉल्व करने के लिए मुझे 1 लाख ईयर्स का टाइम लग जाएगा। एंड इसी के साथ आज का ये जो एपिसोड होता है ये यहीं पे ख़त्म होता है। कमेंट करके बता देना आज की वीडियो की क्वालिटी और इस वीडियो को जल्दी जल्दी वायरल कर दो। इस वीडियो के ऊपर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ चाहिए क्योंकि इतने रात को बैठ के वीडियो बना रहा हूँ इतना थके होने के बाद भी। इसलिए मैं आप लोगों से ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। मेरी एक्सपेक्टेशन बस इतनी है कि इस वीडियो को पूरा देखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और लगभग 4-5 हज़ार व्यूज़ तो लेके आ जाओ इस वीडियो के ऊपर, ताकि मैं कल जल्दी से वापस से मोटिवेट होकर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बना सकूँ। तो फिर गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे किस तरीके से जो लू फेंग है वो सेक्टर 20 के हाइव के अंदर जाने वाला है। एंड गाइज मैं इस नोवेल को इतना आराम से इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि इस वक्त पूरी के पूरे यूट्यूब के अंदर कोई भी ऐसा यूट्यूबर नहीं है जिसने इस नोवेल को ढंग से एक्सप्लेन किया हो। तो कल को अगर कोई बंदा देखने के लिए आता है तो वो मेरे चैनल के ऊपर काफ़ी अच्छी तरीके से देख सकता है लॉन्ग फॉर्म के अंदर। बाकी सारी चीज़ों तो आप जानते हो कि काफ़ी लोगों ने इस नॉवल को जस्ट कंप्लीट करने के लिए कंप्लीट कर दिया है, लेकिन उन्होंने अच्छी से एक्सप्लेन नहीं किया इस चीज़ को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना।